नमस्कार दोस्तों। हमारा एक टॉपिक चल रहा था करिकुलम का। करिकुलम डेवलपमेंट का एक पेपर है, नॉलेज एंड करिकुलम, जिसके अंदर तो उसको हम पढ़ेंगे। करिकुलम मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड बेसिस के बारे में पढ़ेंगे। पाठ्यक्रम, अर्थ, महत्व और आधार। पेपर है नॉलेज एंड करिकुलम, क्लास है बीएड सेकेंड ईयर चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। तो आज हम इसमें बात करेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है, इसका महत्व क्या है और आधार कौन से हैं जिसके ऊपर हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं, क्योंकि हर एक अध्यापक के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि उसको पाठ्यक्रम के बारे में पूरा ज्ञान हो। सबसे पहले बात करते हैं पाठ्यक्रम के अर्थ के बारे में। करिकुलम मीनिंग। द टर्म करिकुलम हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड करिर, which means a race course or a runway on which one runs to reach a goal। ये कहता है कि करिकुलम की जो उत्पत्ति हुई है लैटिन वर्ड करिर से हुई है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का पथ, जिस पर कोई भी व्यक्ति जो है वो दौड़ता है अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए। ये तो है शाब्दिक अर्थ, जिसको हम कहते हैं इथमोलॉजिकल मीनिंग। Accordingly, curriculum is the instructional and the educative program by following which the pupil achieve their goals, ideals and aspirations of life। ये कह रहा है कि पाठ्यक्रम जो है वो क्या है, इंस्ट्रक्शनल एंड एजुकेटिव प्रोग्राम है, अनुदेशनात्मक भी है और शैक्षिक कार्यक्रम भी है, जिससे जो बालक हैं, पढ़ने वाले शिक्षार्थी हैं, वो क्या हासिल करते हैं, अपने गोल्स जो उनके लक्ष्य हैं, आइडियल्स जो उनके आदर्श हैं, और एस्पिरेशंस जो उनकी अ, अ, आकांक्षाएं हैं, उनको प्राप्त करने के लिए इसको वो पढ़ते हैं। इट इज curriculum through which the general aims of a school education receive concrete expression। ये कहता है कि पाठ्यक्रम ही होता है जिससे जिसके माध्यम से सामान्य जो स्कूली उद्देश्य होते हैं उनकी अभिव्यक्ति हमें पता लगती है कि विद्यालय से निकलने के बाद बालक क्या कर रहा है, कैसे एक्सप्रेस कर रहा है। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में अगर इसको हम कहें, परंपरागत जो इसकी अवधारणा है, जो इसका अर्थ है, उसमें इसको सब्जेक्ट सेंटर्ड कहा गया है। सिर्फ कुछ पुस्तकें हैं, उनके अंदर कुछ ज्ञान की जानकारियां दी गई हैं, उसको जब कोई रट लेता है, पढ़ लेता है, तो उसको पाठ्यक्रम का नाम दिया गया। मॉडर्न करिकुलम में इसको चाइल्ड एंड लाइफ सेंटर्ड बनाया गया है, बालक केंद्रित, क्योंकि उसने जाकर आगे अपना जीवन जीना है, उसने समाज में अपनी भूमिका अदा करनी है, समाज का नेतृत्व करना है, तो उसको लाइफ सेंटर्ड कहा गया है। ये दो इसकी अर्थ हम ले सकते हैं। अब हम कुछ डेफिनेशंस की बात करते हैं, अलग अलग शिक्षाविदों ने इसको कैसे कैसे परिभाषित किया है। पहला है कनिंघम की जो डेफिनेशन है, जो मेरे को बहुत अच्छी लगती है। ये कहते हैं कि पाठ्यक्रम कलाकार के हाथों में एक औजार है, जिससे वह अपनी वस्तु को अपने कला कक्ष में अपने आदर्शों के अनुसार ढालता है। अब कलाकार कौन है, जो टीचर जो पढ़ा रहा है। औजार क्या है, साधन है। वस्तु क्या है, जो बच्चा उसके सामने बैठा है। और कला कक्ष क्या है, विद्यालय। और आदर्श का मतलब क्या है, किस लक्ष्य तक उसे लेकर जाना है। एक कक्षा विशेष में मैं पढ़ाने आया हूँ, 30-35 मिनट के इस लेक्चर के अंदर हम जब आप इसको सुन लेंगे तो आपके ज्ञान के स्तर में करिकुलम के एस्पेक्ट के अंदर कुछ परिवर्तन हो जाएंगे। ये शैक्षिक लक्ष्य है। इसी तरह से कुछ दैनिक होते हैं, कुछ साप्ताहिक होते हैं, कुछ मासिक होते हैं, कुछ एनुअली होते हैं, और कुछ होते हैं जीवन से जुड़े हुए लक्ष्य, उनको हासिल करता है अध्यापक। ये प्रयास होता है। दूसरा, डॉक्टर सफाया के अनुसार पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभव का सार समझना चाहिए, क्योंकि उन्हीं एक्सपीरियंसेस को तो हम पढ़ते हैं। अगला है फ्रॉबेल। पाठ्यक्रम में वे समस्त अनुभव निहित हैं जिनको विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है। अनुभव हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, ये हमने पढ़ा। और इसको किस लिए उपयोग में लाया जाता है, ताकि विद्यालय शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त। और उद्देश्य क्या है कि आज का जो बच्चा विद्यालय में बैठा है, उसने आगे जाकर समाज में एक बहुत महत्वपूर्ण नागरिक की भूमिका अदा करनी है, और उस भूमिका को अदा करने में जैसे नागरिक हमें चाहिए वैसी शिक्षा हम देना चाहते हैं। अगला है मुनरो। पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं आती हैं जो स्कूल में विद्यार्थियों को दी जाती है। इन्होंने एक्टिविटीज के ऊपर फोकस किया है। अगला है हेनरी। विद्यालय में बालकों के शैक्षिक अनुभव के लिए एक सामाजिक समूह की रूपरेखा पाठ्यक्रम कहलाता है। शैक्षिक अनुभव है, और सामाजिक समूह का मतलब पूरी कक्षा कक्ष है। शैक्षिक अनुभव क्या है, एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस है, जिनके द्वारा हम बच्चे को समाज में कैसे आगे जाकर जीवन को जीना है, कैसे आजीविका कमानी है, कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, उन चीजों को वो सीखता है। अगला है ड्यूवी के अनुसार पाठ्यक्रम सिर्फ अध्ययन की योजना अथवा विषय वस्तु ही नहीं, वरन कार्य तथा अनुभव की श्रृंखला है।
पाठ्यक्रम समाज में कलात्मक ढंग से परस्पर रहने वाले बच्चों के प्रशिक्षण का शिक्षकों के पास एक साधन है। पाठ्यक्रम ये कह रहा है कि सिर्फ अध्ययन की योजना नहीं, पढ़ा देना ही पाठ्यक्रम नहीं है, या विषय सूची नहीं है कि कुछ ज्ञान हमने डाल दिया चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 10 जो भी है, परंतु ये कार्य और अनुभव की श्रृंखला है। कार्य में हम करके सीखते हैं, अनुभव जो पीछे किसी ने ग्रहण किए हैं उनको लिख दिया गया है, उनकी एक श्रृंखला है, पूरी एक प्रक्रिया है, पहले अनुभव के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, जिससे क्या है कि बालक को हम समाज में कलात्मक ढंग से रहने के लिए तैयार करते हैं। ये कुछ डेफिनेशंस थी। अगर हम सार रूप में कहें, इन कंक्लूजन, करिकुलम है क्या, ऐसे ऐसे हम इसको मान सकते हैं। पहला है करिकुलम एज कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर, जो बच्चों को पढ़ाना है, किताबें जिसको हम कह सकते हैं, पाठ्य सामग्री जो है वो कह सकते हैं। दूसरा है करिकुलम एज रिटन कोर्सेज ऑफ स्टडी, पूरी कक्षा में कितने पुस्तकें लगनी है, कौन कौन से विषय रहेंगे, उनके अंदर क्या पढ़ाया जाएगा, कितने यूनिट हैं, वो वाली चीज। करिकुलम एज कोर्सेज ऑफर्ड इन ए स्कूल, समटाइम्स कोर्सेज ऑफर्ड एट ए पर्टिकुलर लेवल आर ट्रीटेड एज करिकुलम। कोई जगहों पर क्या होता है, इस विद्यालय में ये पढ़ाया जा रहा है, इसमें ये विषय यहाँ नहीं होगा, तो ये स्थान के आधार पर कोर्सेज की बात कर रहा हूं। ऊपर वाले कोर्सेज जो हमने विषय होते हैं बहुत सारे, कुछ विद्यालय नहीं देते, कुछ देते हैं, तीसरे में ये आ रहा है। अगला है करिकुलम एज इंटेंटेड लर्निंग आउटकम्स, कि बालक क्या सीख कर निकलना चाहिए, पर्पजिव होता है, मतलब उसके कुछ पर्पज होता है, इसका कुछ उद्देश्य होता है, और ये जो समाज है वो कि उसके जो भावी नागरिक हैं वो इन चीजों को सीखे, तो उसको क्या कहा जाता है, लर्निंग आउटकम भी कहा जाता है। अगला है करिकुलम एज कल्चरल प्रेजेंटेशन एंड कल्चरल रिप्रोडक्शन। कल्चरल प्रेजेंटेशन मीन्स, मैं हर बार कहता हूं कि हमारा जो परिवार है, हमारा जो समाज है, वो अपने अपने संस्कृति के हिसाब से हमारी जो पालन पोषण करते हैं उससे सभी बच्चों में एक पूरे साल के अंदर या किसी अवसर विशेष में क्या होता है, वो अपने कल्चर को प्रेजेंट करते हैं। और कल्चरल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, उसमें वो कई बार नया भी लाने की कोशिश करते हैं, और ये पाठ्यक्रम के माध्यम से विद्यालयों में अलग अलग सोसाइटीज होती हैं वो इसको पूरा करती हैं। जैसे सिख कम्युनिटी के कुछ विद्यालय, वहां पर अलग तरह का सिस्टम है, क्राइस्ट मिशन के जो स्कूल्स हैं उनमें अलग तरह का सिस्टम है, आर्य समाज के स्कूल हैं उनका पैटर्न थोड़ा सा अलग है। वो पढ़ाई तो वही विषय करवा रहे हैं, परंतु उसके साथ साथ जो उनके क्रियाकलाप हैं दैनिक, उनके अंदर वो थोड़ा सा संस्कृति का जो सम्मिश्रण करते हैं, उससे वो क्या करते हैं, कल्चरल प्रेजेंटेशन करते हैं और कल्चर का रिप्रोडक्शन भी करते हैं। अगला करिकुलम एज एक्सपीरियंस, अनुभव। करिकुलम prescribes a set of learning experience for the student at a particular level। ये कह रहा है कि अनुभव हैं सीखने के, और ये अनुभव क्या होते हैं, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में अलग अलग होते हैं। अगला है करिकुलम एज सोशल रिकंस्ट्रक्शन, सामाजिक पुनर्निर्माण जिसको कहा गया है। हम कैसा समाज चाहते हैं वैसी शिक्षा हम कर देते हैं, आने वाले लोग बच्चे वैसे बन जाते हैं, और उससे क्या होता है, एक नए समाज का निर्माण होता है। स्वतंत्रता से पहले भारत कैसा था, स्वतंत्रता के प्रारंभिक 10-15 वर्षों में कैसे था, 60s के पास कैसे रहा, 80s के पास कैसे रहा, 2000 के पास कैसे रहा, 2010 और 2023 में आप देख लीजिए कैसे कैसे बदलाव आए हैं। ये अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसका लक्ष्य ये है कि आने वाला जो 10-15-20 साल बाद का जो भारत होगा वो अलग तरह का हो। तो हम सोशल लाइफ में कैसे लोग चाहते हैं, सोशल ऑर्डर कैसा चाहते हैं, वो सोशल रिकंस्ट्रक्शन पाठ्यक्रम के माध्यम से होता है। करिकुलम एज प्लान्ड लर्निंग एक्सपीरियंस, योजनाबद्ध अधिगम अनुभव होते हैं। ऐसा नहीं कि किताब में डाल दिए और जैसे तैसे करवाते जाइए, नहीं, बहुत ही प्लान्ड होता है, नियोजित होता है, और उस नियोजन के तहत ये हम आने वाली पीढ़ी तक दे देते हैं, उनको आरोपित कर देते हैं, हम उनको वो सिखा देते हैं। तो ये कुछ करिकुलम के सार रूप में हम चीज कह सकते हैं। अब बात करते हैं नीड क्या है इसकी, और इंपॉर्टेंस क्या है, आवश्यकता और महत्व क्या है। सबसे पहला, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक। अगर पाठ्यक्रम है ही नहीं, आप कुछ भी पढ़ाने लगेंगे, तो आप जो आपके उद्देश्य हैं, जो आपके लक्ष्य हैं, उनसे आप भटक जाएंगे। हर कक्षा में, हर एक पाठ्यक्रम में कुछ शैक्षिक उद्देश्य होते हैं। जैसे बीएड के अंदर कुछ शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, उसके लिए बीएड प्रथम वर्ष में चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में 6 पेपर हैं, और सेकंड ईयर में 7 पेपर हैं। तो उनके अंतर्गत उनमें अध्यापक के जो गुण हैं उनको समावेशित कर देने के लिए एक पाठ्यक्रम तैयार किया गया। और वो शैक्षिक उद्देश्य, अगर कोई बालक अच्छे तरह से पढ़ता है, नियमित क्रियाकलाप करता है जो शैक्षिक महाविद्यालयों में करवाए जाते हैं, तो वो
उन उद्देश्यों की प्राप्ति भी कर लेता है। अगला है शिक्षण सामग्री के निर्धारण में सहायक। एनसीटी ने जब 2 साल की बीएड का कोर्स दिया था तो उन्होंने एक प्रारूप दिया था कि ये चीजें होनी चाहिए, ये पेपर होगा, इस पेपर में इतना कुछ डालना है, और उसके लिए उसको एक पैराग्राफ के रूप में दिया, एक गद्यांश था, उसमें से ये पेपर बनाए गए। यूनिवर्सिटियों ने, अलग अलग यूनिवर्सिटियों के टाइटल सेम है, पहला पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप ही है, परंतु उसके अंदर पाठ्यक्रम में चीजें अलग अलग हो सकती है, क्योंकि हर विश्वविद्यालय ने अपना पाठ्यक्रम निर्माण अलग तरह से किया। तो पहली शिक्षण सामग्री क्या है? पुस्तकें बनाना। उसके बाद क्या क्या चीजें उसके लिए हो सकती हैं, वो सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है। अगला, शिक्षण विधियों के निर्धारण में सहायक। मैंने आज एक उपविषय चूज किया। मान लीजिए मैं सौर मंडल पढ़ाने जा रहा हूँ कक्षा में, तो मैं पहले ये सोचूंगा कि मैं उसको किस विधि के द्वारा पढ़ाऊंगा। मैंने व्याख्यान देना है, मैंने कोई प्रेजेंटेशन देना है, मैंने प्रश्नोत्तर विधि को अपनाना है, या किन किन चीजों की मेरे को जरूरत पड़ेगी, वो वाली चीज जो है वो इसकी नीड एंड इम्पोर्टेंस के अंतर्गत आती है। अगला, विषय सामग्री के विभाजन में सहायक। हिंदी की पाठ्य पुस्तिका में, सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तिका में, अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तिका में, गणित, विज्ञान या किसी और विषय की पाठ्य पुस्तिका में आप देखिए कि पाठ जो हैं वो 10, 12, 15, 18, 20 हो सकते हैं, परंतु उनको यूनिट में डिवाइड किया जाता है। एक यूनिट में एक तरह की प्रकृति के जो उपविषय हैं वो डाले जाएंगे। एक सेमेस्टर में कितना करवाना है, एक महीने में कितना करवाना है, इस तरह का जो विभाजन है विषय सामग्री का, वो पाठ्यक्रम की सहायता से ही संभव होता है। अगला, चरित्र निर्माण में सहायक। जैसे मैंने अभी 2 विषयों का नाम लिया, भाषा विशेष तौर पर जो है वो हमें चरित्र निर्माण, या जिसमें कहूं कि आदतों के निर्माण के अंदर बहुत योगदान देती है। अगर उसको ठीक तरीके से पढ़ाया जाए, समझाया जाए, तो हम प्रारंभिक अवस्था में अगर बच्चों को ये चीजें साहित्य की तरफ थोड़ा ले जाएं, तो हम उनके चरित्र निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। तो पाठ्यक्रम का ये काम भी होता है। परंतु अभी हमारा पाठ्यक्रम जो पूरी तरह अंकों की तरफ जा रहा है, तो चरित्र कहीं ना कहीं पीछे खिसक गया है, और खिसक क्या गया मतलब दिखाई ही नहीं देता है। इसीलिए समस्याएं हम देख रहे हैं कि हमारे समाज में, हमारे विद्यालय में, हमारे युवाओं में देखने को मिल रही है। अगला है व्यक्तित्व के विकास में सहायक। जब आप नवीन ज्ञान अर्जित करेंगे, जब आप नवीन आदतें सीखेंगे, जब आप नवीन अनुभवों को सीखेंगे, तो उससे क्या होगा? आपके व्यक्तित्व का निर्माण होगा, विकास होगा, और ये पाठ्यक्रम के द्वारा संभव होता है, क्योंकि हमने पढ़ा कि अनुभवों की एक श्रृंखला है जो पाठ्यक्रम में दी जाती है। कुछ उद्देश्य होते हैं, उनको पूरा करने के लिए कुछ अनुभव दिए जाते हैं, तो उसमें ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगला, अनुसंधान एवं आविष्कार में सहायक। आप पहली कक्षा से जब पढ़ने लगे और अब आते आते आप बीएड कर रहे हैं, या आप एमएड कर रहे हैं, या आपने कोई मास्टर डिग्री कोर्स किया है, तो अगर आप देखें कि आपकी पुस्तकों में, आपके पाठ्यक्रम में, आपके मूल्यांकन के तौर तरीकों में, इन चीजों में कितना बदलाव आया है, ये सारा क्या है? अनुसंधान और आविष्कार की बात है। हमने आज एक पुस्तक बनाई, उस पुस्तक में क्या बदलाव होने, मैं उसको 1 या 2 बार लागू करके देखूंगा। उसके बाद जो चीजें बदलाव वाली हैं उनको फिर हटा दिया जाता है, जो उनको बदल के नई चीज आ जाती है। तो इस तरह के अनुसंधान और आविष्कार जो है वो पाठ्यक्रम के द्वारा संभव होते हैं। अगला है दर्शन एवं शिक्षा की प्रवृत्तियों को दर्शाने में सहायक। कैसी फिलॉसफी है? फिलॉसफी क्या होती है? वे ऑफ लाइफ। आप कैसे जीवन जीना चाहते हैं, कैसे लोग आप चाहते हैं। और शिक्षा की प्रवृत्तियां, एजुकेशन की टेंडेंसीज कौन कौन सी हैं, उनको पाठ्यक्रम दिखाता है, क्योंकि उसके अंदर जो अनुभव दिए जाते हैं वो इन दोनों चीजों से प्रेरित होते हैं। अगला है तत्कालीन घटनाओं के ज्ञान में सहायक। अब आप नए दाखिलों का दौर विद्यालयों में शुरू हो चुका है, तो बुक पर लिखा रहा है अपडेटेड। अपडेटेड मीन्स बिल्कुल नए से नई जानकारी उस विषय से संबंधित इस पुस्तिका में दे दी गई है। तो पाठ्यक्रम में जो नई नई घटनाएं होती हैं, जो नई नई जानकारियां होती हैं, जो नई नई सूचनाएं होती हैं, जो नए नए अनुभव होते हैं, उनको उसमें शामिल किया जाता है, और वो शिक्षार्थी तक पहुंचती है। अगला है अध्यापक व शिक्षार्थी दोनों की शक्ति व समय का सदुपयोग होता है। कैसे? हमें अगर एक, जैसे मैंने बताया कि बीएड का जब पाठ्यक्रम निर्धारित हुआ था, तो जिस यूजी बोर्ड ने या जिस पीजी बोर्ड ने एमएड का पाठ्यक्रम बनाया, यूजी बोर्ड ने जब बीएड का पाठ्यक्रम बनाया, तो बहुत मीटिंग हुई होंगी, बहुत सारे टॉपिक्स सोचे होंगे, फिर उस टॉपिक के अंतर्गत सब टॉपिक्स क्या होंगे, वो सारे डिसाइड करने में बहुत टाइम लगा होगा। परंतु जैसे ही वो बच्चे तक पहुंची एक पुस्तक के फॉर्म में, एक सिलेबस जब ढल गया कि ये चीजें करनी है, वो आसान हो गया। और जब वो पुस्तक के रूप में आ गई, तो हमें और किसी दूसरी पुस्तक तक जाने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर बच्चे पूछते हैं इस किताब में पूरा जो पाठ्यक्रम है सर, ये किस लिए पूछते हैं? ताकि आपको
ज्यादा शक्ति और समय और कहीं ना लगाना पड़े। तो पाठ्यक्रम इसमें सहायक होता है। अगला है, शिक्षार्थियों की कमजोरियों का पता लगाकर उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है। पाठ्यक्रम होता है, उसके बाद फिर उनके अंदर आपके मूल्यांकन के लिए परीक्षाएं होती हैं, परीक्षाओं के बाद आपका अंकन किया जाता है, अंकन के बाद आपके रिजल्ट दिए जाते हैं, उससे पता लगता है कि कौन से बालक में क्या कमजोरी है। फिर उनके लिए रिमीडियल एग्जामिनेशन या रिमीडियल क्लासेस का अरेंजमेंट किया जाता है, ताकि उन बच्चों की उन कमजोरियों को दूर किया जा सके। अगला है, शिक्षा के सामान्य स्तर को बनाए रखने में सहायता करता है। अब मान लीजिए पाठ्यक्रम नहीं है, विद्यालय है, तो क्या होगा, जहां पर एक बहुत दक्ष गुरु होगा, जहां पर एक बहुत ही स्किल्ड टीचर होगा और जिसके पास एक्सपीरियंसेस ज्यादा होंगे तो वो अपने बच्चों को ज्यादा एक्सपीरियंसेस देगा। एक टीचर है जिसके एक्सपीरियंसेस बहुत ज्यादा नहीं है तो वो अपने लेवल के एक्सपीरियंस देगा, उससे एक सामान्य स्तर नहीं बना रहता। पाठ्यक्रम है, उसमें एक पाठ दे दिया गया है, उस पाठ के अंदर 5 6 7 पेज के अंदर उसका ज्ञान जो है वो लिख दिया गया है, तो हर अध्यापक के लिए अनिवार्य हो जाता है कि कम से कम उतना पढ़ाना है। उसके बाद आप कितना पढ़ा सकते हैं वो अलग बात है, परंतु उससे एक सामान्य स्तर जो है वो बना रहता है। अगला है, प्रश्न पत्र बनाने में मार्गदर्शन का कार्य करता है, मार्गदर्शक का कार्य करता है। क्वेश्चन पेपर कैसे बनाना, मूल्यांकन के लिए जरूरी है। पाठ है, किस पाठ में से कितने प्रश्न देने हैं, कौन से प्रश्न कितने अंकों के होंगे, इस तरह की जो चीजें हैं वो पाठ्यक्रम की सहायता से हम कर सकते हैं। अगला, विद्यालय के शैक्षिक प्रगति का निरीक्षण कर सकते हैं। पाठ्यक्रम है, मूल्यांकन हो रहा है किस विद्यालय, अब आप स्कूलों में देखना, हमारे यहाँ सिलेबस हो चुका है जी, रिवीजन चल रहा है, हमारी बार तीसरी बार हम रिवाइज कर रहे हैं, हम चौथी बार रिवाइज कर रहे हैं, हमारे यहाँ इतने टेस्ट हो चुके हैं, बच्चों ने ऐसे ऐसे कर लिया है। ये क्या होते हैं, स्कूल टू स्कूल वेरी करते हैं, और वेरी क्यों करते हैं, जो स्कूल इन चीजों को कोट करता है, मतलब हम ज्यादा काम कर चुके हैं, आप कम काम कर रहे हैं, इस तरह की चीजें, जिससे शैक्षिक प्रगति का पता लगता है। अगला, पाठ्य पुस्तकों के निर्माण का आधार पाठ्यक्रम ही होता है। पाठ्य पुस्तकें पाठ्यक्रम के बिना बन नहीं सकती, क्योंकि जब तक हम एक आउटलाइनिंग डिसाइड नहीं करेंगे कि इतना तो आना ही चाहिए, वो तभी हो सकता है। अगला, शिक्षा प्रक्रिया का व्यवस्थीकरण, प्लान कैसे बनाएंगे, नियोजन कैसे करेंगे, व्यवस्था बनाकर कैसे सिस्टमेटिक तरीके से एजुकेशन कैसे चले, उसके लिए पाठ्यक्रम की आवश्यकता पड़ती है। अगला, ज्ञानोपार्जन के लिए बड़ा जरूरी है। अगर पाठ्यक्रम, जैसे मैं कहता होता हूं कि अगर आपको कुछ लिखने के लिए कहा जाए तो शायद आप मौलिक रूप से एक पोस्ट कार्ड भी ना भर पाए कि ये मेरे ही शब्द है। हमारे पास जो शब्द है, हमारे पास जो ज्ञान है, वो सारा कौन सा है, जो हमने अर्जित किया है, पढ़कर, सुनकर, सीखकर, विद्यालय की गतिविधियों के, एक ज्ञानोपार्जन का साधन है। अगला है, अन्वेषकों की उत्पत्ति। अन्वेषक क्या है, जो खोज करते हैं, नए नए तौर तरीके आते हैं, पढ़ाने के तरीके, पुस्तक निर्माण के तरीके, प्रेजेंटेशन के तरीके, तो इस तरह की चीजों में पाठ्यक्रम बहुत हेल्पफुल होता है। तो ये नीड एंड इंपॉर्टेंस थी। अब बात करते हैं बेसिस की, आधार कौन से हैं, किन चीजों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है पाठ्यक्रम। आउटलाइनिंग पहले देगा आपका शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर। वो आउटलाइनिंग के आधार क्या होते हैं, ये 5 6 मुख्य आधार हैं। पहला है दार्शनिक, जिसको फिलोसॉफिकल कहते हैं। दूसरा है मनोवैज्ञानिक आधार, जिसको साइकोलॉजिकल बेसिस कहते हैं। तीसरा है ऐतिहासिक आधार, जिसको हम हिस्टोरिकल बेसिस कहते हैं। चौथा है सामाजिक आधार, जिसको हम सोशियोलॉजिकल बेसिस कहते हैं। पांचवा है सांस्कृतिक आधार, जिसको हम कल्चरल बेसिस कहते हैं। और छठा है वैज्ञानिक आधार, जिसको हम साइंटिफिक बेसिस कहते हैं। अब इनको अलग अलग रूप से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले लेते हैं दार्शनिक आधार, कैसे प्रभावित करते हैं। दर्शन क्या है, मैंने अभी बताया कि जीवन को जीने का, जीवन को देखने का एक तरीका है। तो पाठ्यक्रम जो है दर्शन का मेरुदंड है। मेरुदंड मीन्स आपकी स्पाइनल कोड है, वो रीढ़ की हड्डी है। अगर कोई फिलॉसफी आपके पाठ्यक्रम को प्रभावित नहीं कर रही है तो आपका पाठ्यक्रम अधूरा है। क्या पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, किस लिए पढ़ाना है, ये कारण है वो किससे होते हैं, फिलॉसफी के द्वारा होते हैं। अलग अलग समय पर अलग अलग तरह की फिलॉसफी रही है। जैसे भारत आजाद हुआ था उस समय हमारी फिलॉसफी थी कि ठीक ठाक किसान पैदा करें, ठीक ठाक तरह के लोग पैदा करें जो नेतृत्व कर पाए, क्योंकि हम दब्बू प्रवृत्ति में रहकर आए थे। फिर थोड़ा 60s 80s के पास आकर बदला, और अब 2023 के अंदर देखिए हमारी पूरी एजुकेशन के जो उद्देश्य हैं वो ऐसे हैं कि हम ग्लोबल लेवल के लीडर तैयार करें, ग्लोबल लेवल के ब्यूरोक्रेट तैयार करें, ग्लोबल लेवल के इंजीनियर तैयार करें, और ग्लोबल लेवल के डॉक्टर्स या दूसरे जो एक्सपर्ट हैं वो तैयार करें। तो ये चीजें बदली हैं। क्यों बदली हैं, क्योंकि फिलॉसफी बदल गई बनाने वालों की, समाज की आवश्यकता कुछ और हो गई और फिलॉसफी ने थोड़ा सा चीजों को बदला है। तो कौन कौन सी मुख्य विचारधाराएं होती हैं, पहला आदर्शवाद, जिसको आइडियलिज्म कहते हैं। दूसरा है प्रकृतिवाद, जिसको नेचुरलिज्म कहते हैं। तीसरा है प्रयोजनवाद, जिसको प्रैग्मेटिज्म कहते हैं। चौथा है यथार्थवाद, जिसको हम रियलिज्म कहते हैं। और पांचवा है अस्तित्ववाद, जिसको एग्जिस्टेंशियलिज्म कहते हैं। ये 5 फिलॉसफी होती हैं, बेसिकली वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी हैं, ये प्रभाव डालते हैं। आगे बढ़ते हैं, मनोवैज्ञानिक आधार।
मनोविज्ञान हर जगह आ गया है, और जो शिक्षा व्यवस्था मनोविज्ञान पर आधारित होती है वो शिक्षा व्यवस्था ज्यादा बेहतर होती है। और जब आप बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं तो वो मनोविज्ञान पर आधारित ही होनी चाहिए, जहां सेंटर में कौन है, बालक है। तो कौन कौन सी चीजें हैं मनोविज्ञान के आधार के अंदर जो प्रभावित करती है? पहली, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये मान के चलना कि आपकी कक्षा में बैठे हुए 20, 22, 25, 30, 50 बच्चे जो हैं वो अपने आप में एक अलग अस्तित्व रखते हैं, 50 तरह के बच्चे हैं। अगर ये आप सोचकर पाठ्यक्रम बना रहे हैं, ये आप सोचकर पढ़ा रहे हैं, ये आप सोचकर अगर अपना कंटेंट है वो डिसाइड कर रहे हैं, तो आप मनोवैज्ञानिक आधार का पालन कर रहे हैं। दूसरा, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, जैसे सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, इस तरह की जो चीजें हैं वो हम कहाँ से सीखते हैं? मनोविज्ञान के बेस से। लर्निंग स्टाइल्स, किस किस तरीके से अधिगम करवाया जा सकता है, जैसे ये डिस्टेंस मोड का एक अधिगम है जिससे हम बात कर रहे हैं, ये भी एक तरीका है। अगला, अकोमोडेशन, कि किसी को हम अकोमोडेट कैसे कर सकते हैं। अगला, बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद, कैसे हम व्यवहार को ढाल सकते हैं, क्योंकि बेसिकली क्या है, युवावस्था में वो चीजें सिखा दो ताकि आगे जाकर जो उनकी जवानी आए तो उसमें वो वैसे काम कर पाए। अगला है कॉग्निटिविज्म, जिसको ज्ञान की बात कहते हैं। अगला है कंस्ट्रक्टिविज्म की जो बात आती है, कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, सृजना कैसे करनी है ज्ञान की। अगला है एक्सपीरियंशलिज्म, जिसको अनुभववाद कहा जाता है। और अगला है सोशल कॉन्टेक्सुअल लर्निंग थ्योरीज, कौन सी है, समाज के परिदृश्य के अंतर्गत कैसे कैसे सिखाया जा सकता है। ये चीजें मनोवैज्ञानिक आधार के ऊपर आती है, और बाल केंद्रित शिक्षा में इन सभी का बहुत महत्व है। अब बात करते हैं ऐतिहासिक आधार क्या है। इतिहास जो है वो हमें बताता है कि आपने, आपका भविष्य कैसा होगा और आपने आगे अपने भविष्य में कैसे कैसे कार्य करना है। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हिस्टोरिकल बेसिस के अंदर प्रभावित करती है? पहला है रोल ऑफ करिकुलम इन अचीवमेंट ऑफ ए नेशन। किसी भी देश के विकास में पाठ्यक्रम की भूमिका क्या है, हमने लागू करके देखा, उसके आउटपुट क्या रहे, वो ठीक नहीं रहा तो हमने हटा दिया, क्योंकि हमारे हिस्टोरिकल जो एक्सपीरियंस थे वो ठीक नहीं रहे, उसके साथ हमने नया उस पाठ्यक्रम को अपना लिया। 1986 में पॉलिसी आई, 1992 में रिफाइन किया गया, बहुत सारे आयोग आए, बहुत सारे योजनाएं आई, अब नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई। ये सारे इसी तरह की चीजें हैं जिसमें हमने हमारे पहले जो शिक्षा नीति थी उससे लेकर आज तक की शिक्षा नीतियों के आधार पर कुछ न कुछ बदलाव किया। अगला है गाइड्स फ्यूचर प्लान्स, वो हमें हमारे भविष्य की योजनाओं के बारे में मार्गदर्शन करता है। ये आधार, फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन, यूनिटी, पेट्रोटिज्म एटसेट्रा, ऐसे कुछ कारक होते हैं जो किसी देश की विकास को प्रभावित करते हैं, जैसे एकता हो गई और देशभक्ति की भावना हो गई। इस तरह की चीजें जो है वो इसमें देखने को मिलती है। अगली, एलिमिनेट्स द यूजलेस ट्रेडिशंस, और ये क्या बताता है कि जो ट्रेडिशन है, जो यूजलेस हैं, जिनकी कोई उपयोगिता नहीं बची है, उनको हटा दिया जाए। अगला है सामाजिक आधार, बालक को अंततः हमने पढ़ाकर क्या करना है, समाज का एक उपयोगी नागरिक बनाना है, समाज में वो ठीक से ढल पाए। और वर्तमान शिक्षा इसमें कहीं कमजोर पड़ रही है, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि जो पढ़ा लिखा आदमी है ना, उसकी एक अलग अहम भावना, उसकी एक अलग ईगो है, वो समाज में कुछ अलग तरह से रहता है। तो शायद शिक्षा ने ये कहीं ना कहीं कमजोरी हो गई। ओटावे ने कहा है कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। जॉन डीवी ने भी कहा है कि सामाजिक चेतना को शैक्षिक विकास का आधार माना जाता है। ब्राउन ने भी इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कहा है कि समूह की सामाजिक चेतना में व्यक्ति का योगदान शिक्षा व समाज के मिले-जुले प्रयासों के कारण ही संभव है। तो इस प्रकार समाज क्या चाहता है, समाज की मान्यताएं क्या है, समाज किस दिशा में जाना चाहता है, ये एक मुख्य आधार होता है कि कैसा पाठ्यक्रम हमने बनाना है। अगला है सांस्कृतिक आधार, जिसको हम कहते हैं कल्चरल बेसिस। कल्चर कैसा है, आप कल्चरल बेसिस के अंदर देख सकते हैं कि भारतीय संस्कृति, आप अफगानिस्तान में चले जाइए जहां पर थोड़ा सा अलग तरह का विचार है, आप जापान में चले जाइए जहां थोड़ा सा अलग तरह का विचार है, आप इंग्लैंड में चले जाइए जो बहुत पहले से ही पूरी दुनिया पे शासन कर चुका है, वहां कैसा रहा, अमेरिका में चले जाइए, अलग अलग संस्कृतियों में आप जाकर देखिए कि वहां के पाठ्यक्रम में अलग तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। उनके उद्देश्य अलग होंगे, उनका पाठ्यक्रम अलग होगा, उनकी विधियां अलग होंगी, उनके विद्यालय का प्रारूप अलग होगा। तो संस्कृति भी हमारे साथ बहुत सारे ऐसे जो डूज एंड डोंट्स है वो डिसाइड करती है। जैसे भारतीय परिदृश्य में कुछ चीजें, नारी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, सह शिक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, को एजुकेशन। जैसे सेक्स एजुकेशन की बात आती है कि यौन शिक्षा होनी चाहिए कि नहीं, अभी तक भारत में ये चीज निर्धारित नहीं हो पाई है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे कल्चरल जो बेसिस हैं वो डिसाइड करते हैं। अंतिम है वैज्ञानिक आधार, जिसको साइंटिफिक बेसिस कहते हैं। अब सबसे ज्यादा रोल
इस आधार का रहता है पाठ्यक्रम में। ऊपर वाले भी रहते हैं, ऐसा नहीं दरकिनार किया जाता है, परंतु इसका बहुत योगदान हो गया है। रोज बदल रहा है, इतनी खोज हो रही है, इतने नए तथ्य सामने आ रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, पाठ्यक्रम बदल रहा है। हर्बर्ट इसके मुख्य प्रतिपादक रहे, जिन्होंने कहा कि वैज्ञानिक विषय जो हैं उनके ऊपर विशेष बल दिया जाना चाहिए। हर्बर्ट स्पेंसर ने सबसे पहले कहा। बालकों के अध्ययन के लिए शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, भाषा, गणित, पदार्थ विज्ञान, मनोविज्ञान, सामाजिक विज्ञान, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र जैसे विषयों की सिफारिश की गई है। सामान्यतः तीन मुख्य अंग माने जाते हैं। इनके अंदर अब बहुत सारी ऐसी स्ट्रीम निकल गई, जैसे भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है और जीव विज्ञान है। इनकी इतने डाइवर्स फील्ड बन गए हैं जिनकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, करिकुलम मीनिंग का, नीड इंपॉर्टेंस का और बेसिस का। जल्द ही दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।